हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की क्लास में हम कक्षा 8 की ज्योग्राफी का पाठ 2 पढ़ेंगे। उसमें भी पार्ट 1 वीडियो ये रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है भूमि के उपयोग, भूमि संसाधन का संरक्षण, हमें पढ़ना है मृदा के बारे में, मृदा के निर्माण के कारक कौन कौन से होते हैं, मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण, जल के बारे में पढ़ना है और जल की उपलब्ध जो समस्या हैं उनके बारे में आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भूमि। भूमि क्या है? भूमि क्या है? सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। जितने भी इस पृथ्वी पर इम्पोर्टेंट्स यानी महत्वपूर्ण संसाधन हैं उनमें भूमि भी शामिल है। भूमि भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। जितना भी भूपृष्ठ है उसका 30% भाग क्या है? भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत से भी सभी भाग जो हैं आवास योग्य नहीं है। यानी भूपृष्ठ का जितना भाग है उसका 30% भाग पर भूमि है और उस भूमि का भी थोड़ा सा ही भाग आवास योग्य है, बाकी का आवास योग्य ही नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के भिन्न भिन्न भागों में जनसंख्या का जो वितरण है असमान पाया जाता है। कहीं जनसंख्या बहुत घनी है, कहीं बहुत विरल है। इसका कारण है भूमि जो हमारी है और जो जलवायु है उसमें भिन्न भिन्न लक्षण हैं। कहीं की जलवायु कैसी है, कहीं ठंडी है, कहीं गर्म है। इसी तरह से कहीं भूमि समतल है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है। तो जिसके कारण से जनसंख्या का वितरण असमान है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल और जलांकृत संभावित क्षेत्र, ऐसे स्थानों पर जनसंख्या बहुत ही कम मिलेगी, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ जगह में कोई रहना नहीं पसंद करेगा। इस जो पर्वतीय जो तीव्र ढाल होते हैं वहाँ भी कोई रहना पसंद नहीं करेगा। जहाँ जल का भराव ज़्यादा होता है तो वहाँ भी कोई रहना पसंद नहीं करेगा। तो ऐसे स्थानों पर क्या होगा? विरल जनसंख्या पाई जाएगी। निम्न क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल और निर्जल होते हैं। यानी नीचे स्थान जहाँ जल भराव की समस्या हो सकती है, मरुस्थलीय क्षेत्र, रेगिस्तान तथा सघन वन क्षेत्र जहाँ बहुत ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, वहाँ पर सामान्यतः जनसंख्या विरल या निर्जल होती है। यानी कि बहुत ही दूर दूर लोग पाए जाते हैं। वहीं इसकी अपेक्षा हम इधर देखें, उर्वर मैदानों में, नदी घाटियों में कृषि के लिए जो भूमि होती है काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होती है। नदी घाटियों में भूमि सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बनी रहती है। मैदानी क्षेत्रों में प्लेन्स एरिया होते हैं, वहाँ पर कृषि कार्य अच्छे से किया जा सकता है। इसीलिए ऐसे भाग बहुत ही ज़्यादा सघन होते हैं। विश्व में कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सघन आबादी रहती है। आप इसी को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में जो लग्जमबर्ग है वहाँ एक ये नदी बह रही है और इस नदी के सहारे आप देखेंगे तो किसी घनी आबादी बसी हुई है, लेकिन बाकी के इधर खाली स्थान हैं, इधर इतनी घनी आबादी नहीं है। ऐसा इसीलिए होता है कि भूमि और जलवायु हर स्थान की भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण लोगों का जो जनसंख्या का वितरण है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। अब हम भूमि का उपयोग देख लेते हैं। भूमि का क्या क्या उपयोग होता है? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, सड़कों के लिए और उद्योगों को स्थापित करने के लिए, घर, मकान, दुकान, सड़क बनाने के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। और इसी उपयोग को हम साधारणतः भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। भूमि का उपयोग कहाँ कितना होगा ये भौतिक कारकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर कहीं प्लेन एरिया होगा
तो वहाँ पर भूमि का उपयोग ज़्यादा होगा। वहीं मृदा अगर उर्वरक है, उसमें शक्ति ज़्यादा है तो उसका उपयोग ज़्यादा होगा। बंजर होगी तो उसमें कुछ नहीं होगा तो उसका उपयोग नहीं होगा। इसी तरह से जहाँ की जलवायु ज़्यादा ठंडी है या गर्म है, वहाँ लोग वाग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करेंगे तो उसका उपयोग ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा। जहाँ जल की उपलब्धता काफ़ी अच्छी है वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे। नदियों के किनारे आपने देखा, बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे बसे हुए, क्योंकि वहाँ पर पानी की जो अवेलेबिलिटी थी काफ़ी अच्छी मात्रा में थी, जिसके कारण लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से भौतिक कारक भूमि के उपयोग के लिए ज़रूरी होते हैं, उसी तरह से कुछ मानवीय कारक भी हैं जो भूमि के उपयोग के लिए काफ़ी कारगर होते हैं। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि के उपयोग को, भूमि का जो उपयोग है उसे निर्धारित करती है, उसके लिए महत्वपूर्ण निर्धारक है। जैसे जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ भूमि का उपयोग ज़्यादा होगा। अगर ऐसा स्थान है जहाँ पर जनसंख्या तो कम है लेकिन टेक्नोलॉजी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो क्या कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी के आधार पर उस भूमि का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। बड़े मात्रा में वहाँ पर कंपनी खोल सकते हैं जहाँ भूमि उपजाऊ नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के आधार पर उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। निजी भूमि व्यक्तियों की अपनी भूमि होती है, जिसे हम प्राइवेट लैंड कह सकते हैं। दूसरा होता है सामुदायिक भूमि, जिसे सार्वजनिक भूमि कहा जाता है। निजी भूमि व्यक्तियों की अपनी होती है, उनका अपना अधिकार होता है उस भूमि पर, उनके स्वामित्व में होती है। जबकि जो समुदाय की भूमि होती है, जो सामुदायिक भूमि होती है, उस पर समुदाय का स्वामित्व होता है, उसको सभी लोग यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ देश दे रखे हैं और उन देशों में भूमि का उपयोग किस किस तरीके से किया जाता है वो बताया गया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर भूमि का उपयोग किया जाता है फसल के लिए 6%, चारागाह के लिए 56% और वन पाए जाते हैं 14% पर, और अन्य उपयोग के लिए लिया जाता है 24%। इसी तरह से ब्राज़ील में देखेंगे, कनाडा में देखेंगे और भारत में देखेंगे। हम सीधे आते हैं अपने प्यारे भारत पर। तो भारत में जो फसल बोने के लिए भूमि उपलब्ध है वो 57% है, 57%, और चरगाह के लिए सिर्फ 4%, और वन जो भारत में पाए जाते हैं वो 22% भूमि पर पाए जाते हैं, और अन्य का उपयोग जो है 17% किया जाता है। भूमि का जो उपयोग अन्य कार्यों में किया जाता है वो 17% किया जाता है। अब आप बाकी के और देशों को भी देख सकते हैं और गौर करेंगे आप कि किसी भी देश में भारत के प्रतिशत के बराबर भूमि पर फसल नहीं किया जाता है, बल्कि आधे पर भी नहीं किया जाता है। भारत में 57% भूमि पर, ज़मीन पर कृषि कार्य किया जाता है, और इससे ज़्यादा किसी भी देश में नहीं किया जाता। तो हमारे यहाँ पर, हमारे देश में जो ज़मीन है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे और देख लेते हैं भूमि का उपयोग। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जो सामुदायिक भूमि थी उसका उपयोग समुदाय के संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा के लिए, फलों के लिए, नट या औषधि जड़ी बूटियों को एकत्र करने के लिए सामुदायिक भूमि का उपयोग किया जाता है। इसे साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि ये कई सारे लोगों की मिली जुली होती है। आगे देखते हैं पॉइंट अगला, जनसंख्या और उसकी मांग बढ़ती ही रहती है। जनसंख्या साल दर साल बढ़ती रहती है और उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, बढ़ती रहती हैं, डिमांड बढ़ती रहती है। लेकिन भूमि की उपलब्धता तो सीमित है, भूमि ही तो नहीं बढ़ती, जनसंख्या और उनकी मांग तो बढ़ती रहती हैं। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर है, कहीं की भूमि ज़्यादा उपजाऊ है, किसी स्थान की भूमि कम उपजाऊ है। तो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है।
लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। जो सामुदायिक भूमि थी, गांव में जो थी, लोगों ने उस पर कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। इसी तरह से जो शहरों में थी, उस पर लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया। और जगह जगह जहाँ कहीं भी जो सामुदायिक भूमि थी, उसको लोगों ने अपने अपने तरीके से उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और उसका भी उपयोग करना शुरू कर दिया। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। यानी जो भूमि पर परिवर्तन हो रहा है, उपयोग में जो परिवर्तन हो रहा है, वो हमारे सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शा रहा है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि का जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है, उसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती चली जा रही हैं, जिसके कारण हमारे पर्यावरण में बहुत सारी परेशानी पैदा होने वाली है। हमारा पर्यावरण खतरे में जा रहा है। इसी तरह से आगे देखेंगे कुछ और पॉइंट्स कि हमारी भूमि का अधिक उपयोग करने से उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है, निम्नीकरण हो रहा है, लैंडस्लाइड की समस्या बन रही है। तो हम भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे करें, इसका बचाव कैसे करें? बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। अब जितनी संख्या बढ़ती चली जाएगी, जितनी संख्या बढ़ती चली जाएगी, उसकी मांगें बढ़ती चली जाएंगी। जब मांगें बढ़ेंगी तो क्या होगा, उस भूमि पर बड़े पैमाने पर उसका उपयोग करना शुरू किया जाएगा। उस भूमि को थोड़े से समय के लिए भी खाली नहीं छोड़ा जाएगा, जिससे भूमि अनुपजाऊ होती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं इससे हमारी भूमि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हमारी भूमि की गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खराब हो गई। इससे प्राकृतिक संसाधन के ख़त्म होने का डर पैदा होने लगा। अब हमारी जो भूमि है प्राकृतिक संसाधन, अब इसमें तरह तरह के रासायनिकों को मिलाया जाने लगा, जिससे उसकी गुणवत्ता ख़त्म हो जाएगी। तो भूमि क्या है, ख़त्म होती चली जाएगी। इसीलिए विनाश की इस वर्तमान दर को रोकना आवश्यक है। अगर इसी तरह से ये सारे कार्य चलते रहे तो बहुत ही जल्दी ये सारे संसाधन समाप्त हो जाएंगे। इनको हम किस तरह से रोक सकते हैं? तो हम वन रोपण कर सकते हैं, भूमि का उद्धार कर सकते हैं, जो रासायनिक कीटनाशक हैं उनको रोक सकते हैं, उन्हें न लगाकर उर्वरकों में बेनियमित उपयोग करके, और जो उर्वरक होते हैं उनको हम समय समय पर लगाकर रोक सकते हैं। जो अतिचारण है, एक ही स्थान पर बार बार पशुओं को चराते रहना, जिससे कि वहाँ की जो ज़मीन है उसको थोड़ा भी समय न मिल पाए, तो अतिचारण को रोकना भूमि के संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। इन तरीकों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, भूमि का संरक्षण रोक सकते हैं। आप इस फिगर में देखेंगे 4 चित्र दिखाए गए हैं। पहले भूमि का उपयोग कुछ इस तरह से किया जाता था, बहुत ही कम लोग हुआ करते थे, तो बहुत सारी ज़मीन खाली भी रहती थी। और इसी तरह से थोड़ी सी तकनीक आई। अब देखिए वो फसल जो जगह थी, अब वहाँ पर बड़े पैमाने पर कृषि कार्य किए जाने लगे। जहाँ पर झुग्गी झोंपड़ी हुआ करती थी, वहाँ पर अब बड़ी बड़ी घर बनाई जाने लगी। इसी तरह से शहरों में देखेंगे तो शहर बहुत ही सिंपल्स हुआ करते थे, इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। लेकिन जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ आप इस फिगर में देखेंगे कि शहरों में आबादी बढ़ती चली गई और वहाँ जो भी संसाधन थे उन पर अब और ज़्यादा भार बढ़ने लगा। आगे और क्या है, आगे अब है मृदा। हमने इससे पहले भूमि के बारे में पढ़ा और समझा। अब हम पढ़ते हैं मृदा के बारे में। मृदा क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। पृथ्वी की जो सतह है उसके ऊपर जो दानेदार परत है वह मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है। आप ये ऊपर वाली परत देखेंगे, ये नीचे वाली भूमि होती है, इसके साथ ये जुड़ी रहती है निकटता से। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं।
मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि में पाए जाने वाले खनिजों से होता है। तो मृदा का निर्माण होता कैसे है? नीचे जो जनक सेल होती हैं उनसे, साथ ही साथ जो जैव पदार्थ इसमें मिले होते हैं उनसे, और भूमि में जो खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, उसके कारण एक ऊपर जो परत बनती है उसे मृदा कहते हैं। यह अपचय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। खनिज, मिनरल्स जो हैं और जैव पदार्थ जब आपस में मिल जाते हैं तो मृदा जो है उपजाऊ बन जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहली जो ऊपरी परत है ह्यूमस और वनस्पति के साथ सबसे ऊपरी मृदा है। उसके नीचे वाली परत ये वाली, इसमें बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा है। ये हैं अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, जो चट्टान होती हैं, जनक चट्टान, उनके अपक्षयन से ये बनती हैं। तो अब आप मृदा के बारे में समझ गए होंगे, मृदा क्या होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर दे रखे हैं। तो मृदा के निर्माण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। कौन सी? जनक सेल्स। उच्चावच, तंगुता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। जो उच्चावच होते हैं और जो ढाल होते हैं, मृदा का संचय कितना रहेगा ये निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राण जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को निर्धारित करते हैं। समय के साथ जो मृदा है कैसे बनेगी, कितनी बनेगी। और जलवायु, तापमान, वर्षा, अपचय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो ये भी क्या हैं? तापमान, वर्षा, जलवायु, ये सभी क्या हैं? ये मृदा के निर्माण की दर को प्रभावित कर सकते हैं, उसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जो समय है, मृदा की परत कितनी मोटी होगी, समय के साथ मोटी होती चली जाएगी या पतली होती चली जाएगी। तो समय जो है मृदा की मोटाई को निर्धारित करता है। तो ये कुछ मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक थे। आप इनको एक बार देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे और क्या है। आगे है मृदा निर्माण के कारण। मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक होते हैं? मृदा निर्माण में मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा जिस जनक सेल के ऊपर बनी होती है उन सेलों के अपक्षेप से ही बनी होती है। तो मृदा के निर्माण में जनक सेल्स, पेरेंट्स रॉक्स जो होती हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। दूसरा, जहाँ पर मृदा बन रही है वहाँ पर जलवायु कैसी है। तो जलवायु और पेरेंट्स रॉक मृदा के बनने के लिए दो महत्वपूर्ण कारक हैं। साथ ही कुछ अन्य कारक हैं जैसे स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और निर्माण के संगठन में लगा समय। मृदा को बनने में कितना समय लगा, ये मृदा के निर्माण के कुछ सहायक कारक हैं। अलग अलग स्थानों पर ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये कारक हर एक जगह एक जैसे ही होते हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं। समय के साथ कहीं मृदा ज़्यादा बन जाती है, कहीं मृदा कम बन पाती है। तो इस तरह से ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आगे है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा का निम्नीकरण क्या होता है और उस निम्नीकरण से किस प्रकार से मृदा को बचाया जा सकता है। तो मृदा निम्नीकरण के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके कारण मृदा का निम्नीकरण होता है। निम्नीकरण का मतलब मृदा की क्वालिटी खराब होती है। पहला है अपर्दन और दूसरा है छीड़ता। मृदा जो सोइल है उसका अपर्दन होता रहता है। बारिश के समय या हवा के समय जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं तो मृदा को ऊपर से उड़ा ले जाती हैं। वर्षा होती है तो मृदा की ऊपरी परत बह जाती है, जिसके कारण मृदा का निम्नीकरण हो जाता है। तो ये दो बड़े खतरे हैं
और भी खतरे हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक और मानव दोनों ही निम्नीकरण के लिए हो सकते हैं, मृदा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन है, अतिचारण है, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना है, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़, ये सब क्या हैं जिनके कारण मृदा का निम्नीकरण होता है। अब मृदा के संरक्षण को किस प्रकार से किया जाए, तो यहाँ पर मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ दे रखी हैं, हम उनको देख लेते हैं। पहला है मल्च बनाना। पौधों के बीच में अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। आपने कहीं देखा होगा फसल होती हैं तो फसल जहाँ पौधे होते हैं वहाँ पौधे को छोड़कर बाकी सारी ज़मीन को किसी प्रवाल से ढक दिया जाता है, जिससे क्या मृदा की जो नमी है ना वो बाहर नहीं जा पाएगी, उसकी आर्द्रता रुक जाएगी और जिससे मृदा में नमी बनी रहेगी। इसको कहते हैं हम मल्च बनाना। इसी तरह से एक और है वेदिका फार्म। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये देख सकते हैं इस तरह से तीव्र ढाल वाले स्थानों पर बनाए जाते हैं, यानी पर्वत पहाड़ों पर इस तरह की वेदिकाएं बनाई जाती हैं ताकि सपाट फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। जो ज़मीन है उसका सपाट हिस्सा, प्लेन हिस्सा फसल को पैदा करने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन रुक जाता है। क्या होता है इससे, जो पृष्ठ का प्रभाव है वो रुक जाता है। जैसे अगर यहाँ वर्षा हो रही है तो यहाँ से जो पानी आएगा वो डायरेक्ट नहीं आएगा, अब वो यहाँ से यूँ इससे इस तरह से आएगा, जिससे कि मृदा का जो अपरदन है वो तेज़ गति से ना होकर धीरे धीरे होगा। आगे पॉइंट है समुच्च रेखीय जुताई। सीधी सीधी रेखाओं में जुताई करना। वेदिका फार्म में स्टेप्स से बना दिए जाते हैं, लेकिन जो समुच्च रेखीय जुताई होती है उसमें स्टेप्स नहीं होते, सीधे सीधी रेखाओं में जुताई कर दी जाती है। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं में समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती हैं। तो जो ढाल होते हैं उनके नीचे जो जल बहता है उनको ये रोक लेती हैं, जिससे कि मृदा का अपरदन नहीं होता है। आगे देखते हैं, आगे है कुछ और, आगे है रक्षक मेखलाएँ। हम देखेंगे कि समुद्र तटीय प्रदेश जो हैं वहाँ पर और जहाँ शुष्क प्रदेश हैं, जहाँ वर्षा कम मात्रा में होती है, वहाँ पवनें जब तेज़ गति से चलती हैं तो अपने साथ उस मृदा को क्या कर लेती हैं, बहा ले जाती हैं, उड़ा ले जाती हैं, जिससे मृदा की जो उस एरिए से मृदा बहकर दूसरी जगह चले जाती है तो वहाँ की और मृदा की उर्वरा शक्ति घट जाती है। ऐसे में रोकने के लिए, पवन की गति को रोकने के लिए क्या करते हैं, वृक्ष लगा देते हैं, वृक्षों की रौस लगा लेते हैं, कतारें लगा देते हैं, ताकि मृदा के आवरण को बचाया जा सके। नेक्स्ट है बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों को एकांतर कतारों में उगाई जानी चाहिए। तो समय समय पर हमें बदल बदल कर फसल बोनी चाहिए और फसलों को हम क्या कर सकते हैं, लाइनों में बो सकते हैं, जिससे कि मृदा का निम्नीकरण रुक जाएगा। तो ये मृदा के निम्नीकरण को रोकने के कुछ पॉइंट्स थे, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को एप्पल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले